हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 11वीं के लिए कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट का फोर्थ चैप्टर लेके आया हूँ। तो बच्चों, रोजनामचा बनाना या रोजनामचा लिखना हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा और वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है और उसी के सामने स्वाध्याय में सम है। तो बच्चों, आपको कंटेंट सीखना है, आपको ये पता लगाना है कि किस प्रकार से रोजनामचा लिखा जाता है। एक बार अगर आपको बच्चों वो आ जाता है तो फिर सारे क्वेश्चन आपसे अपने आप हल हो सकते हैं अगर आप कोशिश करोगे तो आज हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ और जिसका नाम है हिसाबी समीकरण और धंधे के व्यवहार। तो बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं प्रस्तावना की। आर्थिक हिसाबी पद्धति का महत्व का उद्देश्य आर्थिक हिसाब तैयार करना है। हिसाबों में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं का समावेश होता है। कंपनी के स्वरूप में व्यापार खाता और लाभ हानि खाता के स्थान पर आवक का पत्रक तैयार किया जाता है। वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बंद करके आर्थिक चिट्ठी में ले जाया जाता है। इस संबंध की विशिष्ट चर्चा हम समझ जो है आगे वाले प्रकरण में लेंगे। सामान्य रूप से वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठी और पक्की तलपट तैयार की जाती है। पक्की तलपट के दो अंग होते हैं, एक होता है पूंजी दायित्व जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी, एंड दूसरा होता है संपत्तियां जिसको हम बोलते हैं असेट्स। धंधे के प्रत्येक व्यवहार की अंतिम असर तो पक्की तलपट के ऊपर दर्शाए दो अंगों पूंजी और दायित्व तथा संपत्तियों में देनी पड़ती है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार ऊपर के दोनों अंगों का योग हमेशा समान होना चाहिए। हिसाबी पद्धति की भाषा में इन अंगों को पूंजी दायित्व पक्ष और संपत्ति लेना पक्ष के रूप में पहचाना जाता है। इस संबंध में समीकरण स्वरूप में नीचे अनुसार दिया गया है। कहते हैं जितनी संपत्तियां होती है उतनी ही पूंजी प्लस दायित्व होना चाहिए, अर्थात संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। संक्षेप में कहें तो A इज इक्वल टू सी प्लस एल। बच्चों, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस को हल प्राप्त करना है। यह हिसाबी व्यवहार प्रस्तुत करने के अमेरिकन पद्धति है। यह आधुनिक अभिगम भी कहलाती है। प्रणालिकागत अभिगम में व्यक्तिगत खाते, माल संपत्ति खाते और उपज खर्च खातों के नियम का उपयोग किया जाता है। इस अभिगम में ऊपर के नियमों के अनुसार रोजनामचा से प्रारंभ करके अंत में आर्थिक हिसाब तैयार किए जाते हैं और जिसमें अंत में पक्की तलपट तैयार की जाती है। हिसाबी समीकरण में व्यवहार की सीधी असर पक्की तलपट में दी जाती है। पॉइंट नंबर 2 आपका ये है बच्चों के हिसाबी समीकरण और व्यवहार लिखे कैसे जाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड द ट्रांजेक्शंस। इस समीकरण के अभिगम में व्यवहार की सीधी असर संपत्ति और पूंजी दायित्व पर दर्शाई जाती है। इसके पूर्व खाते के प्रकार और उसके नियमों का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद रोजनामचा कैसे लिखा जाता है उसकी जानकारी प्राप्त की। ऊपर के नियम ध्यान में रखकर समीकरण की पद्धति की जानकारी प्राप्त करेंगे। समीकरण पद्धति के अमल के समय धंधे के व्यवहारों को नीचे अनुसार वर्गीकृत कर दिया जाता है तो समीकरण पद्धति सरलता से समझ सकते हैं। पहला, माल के संबंधित व्यवहार, माल की खरीदी बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी और अन्य रीति से गए माल। उपज खर्च के व्यवहार, उपज से प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, डिविडेंड आदि के समावेश होता है। खर्चों जैसे कि वेतन, मजदूरी, विज्ञापन खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि का समावेश होता है। थर्ड, संपत्ति खरीदी बिक्री के व्यवहार। फोर्थ, रकम उधार लेना से संबंधित और रकम उधार देना या वापसी से संबंधित व्यवहार। ऊपर के व्यवहारों की A इज इक्वल टू सी प्लस एल पर निम्नानुसार अक्सर हो सकती है। देखो, पहला, केवल A में वृद्धि हो और कमी हो, अर्थात कि एक में संपत्ति बढ़े और एक में संपत्ति की घटा जाए। दूसरा, A में कमी, A और C में वृद्धि या कमी, तो A और C में क्या हो सकती है, वृद्धि या कमी हो सकती है। तीसरा, A और L में वृद्धि या कमी, यानी कि संपत्तियों और दायित्व में कमी या वृद्धि। C और L में कमी या वृद्धि, यानी कि पूंजी और दायित्व में कमी या वृद्धि। तो बच्चों, इसी के साथ हम एक पहुंचते हैं एक सवाल की तरफ। तो बच्चों, सवाल आपका ऐसा है कि रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। जब हम रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ करते हैं तो बच्चों होता क्या है, हमारा रोजनामचा ये होता है 50,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का, ये आपकी क्या है,
रोजनामचा और ऊपर लिखा हुआ है व्यवहार। अब उधार असर में हम लिखेंगे 50,000, जमा असर में लिखेंगे 50,000 असर। रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ करते तो रोकड़ आती तो रोकड़ बढ़ती है और पूंजी आती तो पूंजी भी बढ़ती है। तो बच्चों ऊपर वाले व्यवहार में हमने क्या देखा था, ए और सी में वृद्धि कमी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए में भी वृद्धि हुई और सी में भी वृद्धि हुई। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए, यानी लिखेंगे रोकड़ 50,000 और टोटल 50,000 क्योंकि और दूसरी कोई नौंध यहाँ पे नहीं है, बराबर सी यानी कि पूंजी 50,000 तो उसका भी टोटल लिख देंगे। और आगे जब बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का अभी दायित्व तो नहीं है, तो प्लस एल लिखकर हम लोग क्या कर देंगे, 0 बराबर 0। इस प्रकार से जितनी संपत्तियाँ हैं उतनी ही पूंजी प्लस दायित्व, माने कि 50,000 प्लस शून्य, इतना लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा व्यवहार हम देखते हैं। दूसरा व्यवहार ये है कि 10,000 का फर्नीचर खरीदा है। बच्चों जब फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या होता है, संपत्ति आती है रोकड़ जाती है। तो उधार में लिखेंगे 10,000 और जमा में लिखेंगे 10,000। फर्नीचर आया यानी कि संपत्ति में वृद्धि, रोकड़ गई माने कि संपत्ति में कमी। तो बच्चों ये कैसा व्यवहार है, पहला वाला, केवल ए में वृद्धि कमी, यानी एक में संपत्ति बढ़ी और एक में संपत्ति घटी। तो देखो हमने रोकड़ से, यानी हमारे पास 50,000 यहाँ पे थे, 50,000 में से हमने फर्नीचर खरीदे तो 10,000 चले गए, तो हमारे पास 40,000 रोकड़ बची। और हमारे पास एक फर्नीचर और आ गया, यानी उसको भी हमने लिख दिया, तो यहाँ पे 40 और प्लस 10 कितने हो गए, 50,000 हो गए। पूंजी में कोई प्रकार का फेरफार नहीं हुआ तो वो वैसे के वैसे लिख देंगे। और दायित्व में कुछ भी लिखा नहीं था पहले से, तो उसका शून्य हो जाएगा, यानी 50,000 और ये 50,000 दोनों समान हो गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की एंट्री, 12,000 का माल नकद खरीदा। तो नकद खरीदते थे तो खरीद खाता, उधार रोकड़ खाते का, माने कि माल आया यानी संपत्ति आई और रोकड़ गई यानी कि संपत्ति गई। 12,000 और 12,000 तो यहाँ पे लिख दिया हमने। देखो यहाँ पे पहले हमारे पास 40,000 रोकड़ बचे थे, उसमें से हमने माल खरीदा तो 12,000 चले गए, तो 40 में से 12 गए तो 28,000। फर्नीचर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ तो हमने वापस लिख दिया। और हमारे पास स्टॉक आया, स्टॉक क्यों आया, जब माल खरीदते तो वो स्टॉक बन जाता है, उसको हमने 12,000 लिख दिया। 28 प्लस 10 प्लस 12 करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। और पूंजी में कुछ भी प्रकार की एंट्री नहीं है, बस खाली उसको वैसे के वैसे लिख देना है और दायित्व को भी इसी प्रकार से लिख देना है। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको रोजनामचा के साथ साथ हिसाबी समीकरण से सारी एंट्रियाँ हैं वो समझानी है बच्चों, ठीक है। अब देखो एक और मैं आपको समझाता हूँ, 4th नंबर का, 8,000 का माल बी के पास से खरीदा। तो ये देखो खरीद खाता उधार कर दिया, हमने खरीदा किससे है, बी से, यानी बी कौन है, हमारा लेनदार बन जाता है। तो यहाँ पे देखो माल आया यानी कि संपत्ति में वृद्धि, दायित्व बढ़ा अर्थात कि दायित्व में वृद्धि। रोकड़ 28,000 का 28,000, स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास पहले 12,000 था और माल खरीदा तो 8,000 और ऐड हो गया यानी 20,000 हो गया। फर्नीचर तो ऑलरेडी था, तो देखो 28 प्लस 20 प्लस 10 यानी 58,000। आप जब आगे बढ़ते हो तो पूंजी प्लस दायित्व, पूंजी कितनी थी 50,000 की, प्लस दायित्व हमारा बी का जो बड़ा वो 8,000 का, तो 50 और 8 कितना हो गया 58,000। तो इधर भी 58,000 उधर भी 58,000 हो गए। तो बच्चों आपको सारी एंट्रियाँ इसी प्रकार से बना के, 1-2 पेज आपको लेके इस प्रकार से बना के आपको सारी एंट्रियाँ करनी है बच्चों। और आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल को समझोगे वैसे वैसे आपको सारे सवाल जो है अपने आप से आ जाएंगे। और यदि बच्चों समझ में नहीं आता है तो आप मुझे आराम से फ़ोन करके या फिर मैसेज करके आप मुझसे बात करके उन प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलता हूँ और हम पढ़ेंगे बाद में चैप्टर नंबर 5। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।